देखिए कल फंडामेंटल सेट थ्योरी तो अपन ने कवर कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर सेट थ्योरी से अगर अपन नंबर ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करें जिसके लिए सेट थ्योरी को बनाया गया है, ठीक है, तो वो बस आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे सेट अपने आप में क्या है, ये चीज़ अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी सेट से रिलेटेड अपने को क्या करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो वहाँ पे अब आपके पास में दो तरह के केसेस बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हो तो चलो मैं इसको जनरलाइज भी कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले दो सेट से रिलेटेड जो थ्योरी है वो पहले आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं मतलब फर्स्ट रिजल्ट जो लिख रहा हूँ वो पहले मैं दो सेट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कि लेट वी हैव टू non-empty sets A and B and U is the universal set. Then देखो अब अगर आपके पास में यहाँ पे पहले अपन ने एजम्पशन कर लिया कि दो हमारे पास में नॉन एम्पिटी सेट्स हैं और U हमारे पास में यूनिवर्सल सेट हैं, तो अब हमारे रिजल्ट्स क्या क्या होंगे। तो देखो ये सारी थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी में भी। तो यहाँ पे भी सिनेरियोज को अपन ऐसे डिस्कस करते हैं क्योंकि थ्योरी अपने को वहाँ से पता है, बस मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, तो वी विल डिस्कस दिस अर्लियर। हमने देख लिया कि अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो हमें चाहिए क्या। तो देखो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें ये पूरा का पूरा सेक्शन चाहिए, और ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर हमें चाहिए तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड जो भी ओवर काउंट हो गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या है, ये आपका एटलीस्ट वन ए एंड बी बोल दीजिए या ए यूनियन बी बोल दीजिए, ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। इसी में दूसरा, अगर आपको बोला जाता है यहाँ पे ए बट नॉट बी, या इसी को यहाँ पे सेट थ्योरी में बोला जाता है ओनली ए, ठीक है। तो आपको ए बट नॉट बी निकालना हो या ओनली ए निकालना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो इसका मतलब मुझे कौन से वाले एलिमेंट चाहिए, ये वाले। तो अगर आपको ये वाले एलिमेंट चाहिए तो इसका मतलब तो हमें साफ साफ दिख रहा है, कैसे निकालेंगे कि जो भी ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से अपन क्या कर देते हैं, ए एंड बी के कॉमन वाले एलिमेंट घटा देते हैं, ठीक है। थर्ड, और यही चीज़ आपको बोले हैं ओनली बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस है, ठीक है। तो अब हमें बात समझ में आएगी कि अब हमें कौन सा सेक्शन चाहिए, अब हमें ये वाला सेक्शन चाहिए। तो अगर आपको ये वाला सेक्शन चाहिए तो इसका मतलब जो भी बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से क्या कर दीजिए, कॉमन वाला सेक्शन घटा दीजिए। और या फिर एग्जैक्टली वन पूछे तो एग्जैक्टली वन को अपन यहाँ और क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो लिखने का तरीका सिंपल सा क्या है, या तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी यूनियन, यूनियन यानी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस है। तो इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो दीज आर जस्ट फंडामेंटल फॉर्मूले, वो ये सारे के सारे वो फॉर्मूले हैं जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसी में अब अगर हमें फिफ्थ अगर पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन ए एंड बी, दोनों में ही नहीं है, तो दोनों में ही नहीं है तो इसको अपन सिंपल से क्या लिखेंगे, अरे इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है आपका। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे कि जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी को घटाना है। देखो प्रोबेबिलिटी के सिनेरियोज में यूनिवर्सल सेट आपका सैंपल स्पेस होता है और वो वन बन जाता है, इसलिए वहाँ पे ये वाला पार्ट हमेशा वन आता है। बट अगर आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो वो वन यहाँ पे कौन है, वो आपका यूनिवर्सल सेट है। तो दीज आर योर फंडामेंटल फॉर्मूला। और रिप्रेजेंटेशन तो देखो अभी भी वो की वही है, ठीक है ना। तो इस रिप्रेजेंटेशन को तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है कि अगर मैं यहाँ पे दो सेट अगर बना रहा हूँ, मान लीजिए दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, तो किस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो ये आपका ए के अंदर है लेकिन बी के बाहर है, ये आपका ए से बाहर है लेकिन बी के अंदर है, ये वाला पार्ट दोनों के ही बाहर है
और ये दोनों के ही अंदर है, तो दिस आर यूर रिप्रेजेंटेशन। तो कभी भी अगर आपको रिप्रेजेंटेशन वाइज अगर ये करना पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए। लाइक यही अगर a माइनस बी हमने लिखा है तो इसी a माइनस बी को नोटेशन वाइज अपन क्या लिख सकते हैं, अरे यही तो है मेरे लिए a माइनस बी, तो इस a माइनस बी को ही अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन ऐसा भी बोल देते हैं समटाइम, लाइक दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन कि a में होना चाहिए लेकिन b के बाहर होना चाहिए। ऐसे ओनली b अगर आप लिख रहे हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट एंड b। तो दीज आर योर फंडामेंटल नोटेशंस, मतलब सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो इतना तो देखो आपको पता ही होना चाहिए। और ये चीज़ अपन प्रोबेबिलिटी में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू डिटेल है, ठीक है। तो एक अगर दो सेट आपके पास दिए हैं और यूनिवर्सल सेट अगर आपको पता है तो दीज आर योर रिजल्ट्स। अब ऐसे अगर हमारे पास में मान लीजिए 3 सेट्स दिए गए, and U be the universal set। Then, तो अब देखो यहाँ पे अब सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी सारे बता चुके हैं, एक बार मैं वापस से आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब देखो किस पार्ट को क्या बोलते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। जैसे इस पार्ट को अगर मैं इंडिविजुअली बोलूँगा तो A के अंदर है एंड B एंड C दोनों के बाहर है। ये आपका B के अंदर है और A एंड C दोनों के बाहर है। ठीक है, ऐसे ये आपका C के अंदर है और A एंड B के बाहर है। दिस इज योर पोर्शन। ठीक है, ऐसे अगर आप सिर्फ इस वाले पोर्शन को बोलते हो, सिर्फ इस वाले पोर्शन को अगर मैं इसको हाईलाइट करके लिखना चाहूँ इसको, तो ये किसके अंदर है, A एंड C के अंदर है लेकिन B के बाहर है, तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। ऐसे इस वाले पोर्शन को बोलेंगे तो A एंड B के अंदर है लेकिन C के बाहर है, और इस वाले सेक्शन को बोलेंगे तो B एंड C के अंदर है और C के बाहर है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये तो तीनों में ही है, दिस इज ए पोर्शन, तो दिस इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, और ये पोर्शन जो आपका है ये तीनों के ही बाहर है, तो दिस इज योर सिंबल। ठीक है, तो दिस आर योर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, विच रिमेन सेम है, जो यहाँ पे सेम है, बस आपको समझ में आना चाहिए किस पोर्शंस को क्या बोलते हैं। अब मैंने ये जो लिखा है, अब इसी को पूरा अगर बोलना है तो वो तो आपको पता ही है। लाइक अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पूरा पार्ट, तो ये तो आपको पता ही है ये क्या है, ये तो ए इंटरसेक्शन भी है। ठीक है ना, तो वो अब आपको पता होना चाहिए किस पार्ट को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड फॉर्मूले जो बेसिक रिजल्ट्स हैं जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन इन ए बी एंड सी। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए एटलीस्ट वन ए बी एंड सी के अंदर, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिंगल सेट। आप क्या करो, सबसे पहले जो इंडिविजुअल सेट्स है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो, उसमें फिर जो जो दो वाले सेट्स हैं उनको घटा दो। ठीक है, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद में 3 वाला अपन फिर से ऐड कर देते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है, वहाँ पे P होता है और यहाँ पे N होता है। ठीक है, तो दिस इज योर एटलीस्ट वन। ठीक है, ऐसे ही अपन ने वहाँ पे पढ़ा था एटलीस्ट 2। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ये तो आने ही आने। उसके बाद में सेम जब अपन कर रहे हैं तो ये वाला मेन पोर्शन है हमारा, तो जब हमने इसको किया तो ये वाला पोर्शन कितनी बार आया, 3 बार, सेम कंडीशन। तो 3 बार आया, हमें एक बार चाहिए तो अपन क्या कर देते हैं, इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पोर्शन किसके लिए बन गया, एटलीस्ट 2। ऐसी अब अगर आपको बोला है एग्जैक्टली 2, तो अगर एग्जैक्टली 2 बोला है तो ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा। ठीक है, अब 2 बोला है तो अगेन ये कॉमन वाला पोर्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार, और हमें एक बार भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसे 3 बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी, और फाइनली एग्जैक्टली 1। तो
तो अगर आपको एग्जैक्टली 1 वाला चाहिए तो ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका सिंगल एलिमेंट है। फिर जो 2 वाला एलिमेंट है उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो 3 वाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। तो दीज आर योर 4 रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मूलाज जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बाकी इंडिविजुअल फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बता रखे, लाइक इसी में मैं कुछ और बता देता हूँ। लाइक इसी में अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बट नॉट इन बी एंड सी, ठीक है। आपको ए चाहिए लेकिन बी एंड सी नहीं चाहिए, तो बस आपको ये देखो आप इसको लिखोगे क्या, तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे, ऐसे तो बना कि ए में तो चाहिए लेकिन बी एंड सी में नहीं चाहिए। तो अब ये पोर्शन अगर आपको बनाना है तो अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, वेन डायग्राम से। तो बेटर क्या है, इस तरह के ये 4 तो रिजल्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, इनको तो आप अच्छे से याद कर ही लो। उसके अलावा अगर आपके पास सेट थ्योरी में अगर कोई और भी फर्दर रिजल्ट्स आते हैं तो वो आप वेन डायग्राम से बना लो। जैसे यहाँ पे अपन लोगों को जो रिजल्ट चाहिए वो ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो इस वाले को अपन कैसे निकालेंगे कि ए में से, ये पूरा का पूरा ए है, इस ए में से अपन क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन घटा देंगे, 1 2 और 3। तो इसका मतलब उस ए में से अपन क्या करेंगे, इस पोर्शन को घटा देंगे और इस वाले पोर्शन को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस वाले पोर्शन को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो तीनों को जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखते हो तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब दो में, अब आपको इन दोनों में नहीं चाहिए, तो दोनों में ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि ए एंड बी में होगा और सी में नहीं होगा। मतलब जो रिजल्ट्स हमारे होंगे वो ऐसे ही होंगे, या फिर ए एंड सी में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। ये 2 पोर्शन तो घटेंगे ही घटेंगे। अरे इन दोनों पोर्शंस को तो हमें सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा ना, या तो ए सी में होगा बी में नहीं होगा, तो इससे ये पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। और ए बी में होगा सी में नहीं होगा, उससे ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। बच गया क्या, तीनों का कॉमन वाला पोर्शन, तो तीनों का कॉमन वाला पोर्शन बच गया, तो उसको भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर आपको सिर्फ एक चाहिए और बाकी 2 नहीं चाहिए तो उसको लिखने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। तो जो चाहिए, देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक चाहिए और बाकी 2 नहीं चाहिए, तो जो चाहिए उसमें से जो बाकी 2 बच गए उन्हीं को 1 बाई 1 करके सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार बी नहीं चाहिए तो बी वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार सी नहीं चाहिए तो एक बार सी वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद में इन तीनों का इंटरसेक्शन कर दो। लाइक इसी में अगर बी बोले तो बस क्या होगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और ए एंड सी नहीं चाहिए तो एक बार सी तो एज इट इज आएगा ही आएगा, और एक बार इस बी बार की जगह ए बार आ जाएगा, एंड द फॉर्मूला रिमेन्स है। तो इस तरह से आप वो रिजल्ट्स खुद बना लीजिएगा। और ऐसे अगर आपको इसमें बोला है ए एंड बी बट नॉट सी, ठीक है, मतलब आपको ए एंड बी तो चाहिए बट सी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या मांग रहे हैं, उसको ए एंड बी चाहिए बट सी नहीं चाहिए, दिस इज योर डिमांड। तो अगर उसको ये चाहिए तो अगेन गो टू द वेन डायग्राम। अब जैसे ही वेन डायग्राम पे जाओगे तो ए एंड बी चाहिए और सी नहीं चाहिए, इट मीन्स उसको कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन, मतलब वो ये चाहता है, इस वाले पोर्शन की उसकी नीड है। तो अपन क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे और उसमें से तीनों वालों को घटा देंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो 2 आपको यहाँ चाहिए उसको लिख लो पहले, और उसमें से फिर क्या करो, 3 वाला इंटरसेक्शन घटा दो। और अगर आप सभी नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक ना आपको ए चाहिए ना आपको बी चाहिए और ना ही आपको सी चाहिए, तो दिस इज सिंपल रिजल्ट, यूनिवर्सल सेट में से क्या कीजिए, तीनों का यूनियन घटा दीजिए, दैट इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आप सेट थ्योरी के साथ डील करते हो तो देन यू नो दैट दीज रिजल्ट्स रिलेटेड विद द 2 सेट्स। अब देखो 2 से ज़्यादा अगर सेट बनते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो चलो वो भी आपको पता होना चाहिए। 3 और मोर सेट्स आपको दे रखे हैं, मान लीजिए, तो 3 या 3 से ज़्यादा अगर सेट आपके पास में है, 3 तो सर अपन ने लिख ही दिया, सॉरी 4 और मोर सेट, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा सेट्स अगर आपके पास दे रखे हैं तो वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो होते हैं, वहाँ पे अब आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और उसको फिर अब याद रखने के लिए ये जनरल रिजल्ट्स है हमारे पास में। अगर मान लो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट उसने पूछा है n सेट्स के लिए, ठीक है, तो दिस इज a1, दिस इज a2 एंड फाइनली दिस इज an। तो अब हम n एलिमेंट्स का अगर यूनियन निकालेंगे तो अब हमारा तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले जो भी सिंगल एलिमेंट है,
ए आई, उन सबको निकाल लो और उन सबका क्या कर दो, उन सबका यूनियन कर दो, या फिर उनको प्लस ही कर दो, चलो यूनियन का मतलब प्लस ही होता है, दैट इज मोर बेटर टू यू। चलो ठीक है, तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं उनको निकाल के ऐड कर दो। फिर लाइक एन एलिमेंट्स है तो दिस इज आई इक्वल टू 1 to n। फिर जो भी डबल डबल वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको घटा दो, लाइक ए आई इंटरसेक्शन ए जे, उनको आपने घटा दिया जितने भी आएंगे। फिर 3 वाले आएंगे, जो 3 वाले आएंगे उनको फिर जोड़ दो, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपका चलता रहेगा, अगर n एलिमेंट्स है तो लास्ट वाला एलिमेंट तो आपका n रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे सबका इंटरसेक्शन आ जाएगा। फाइनली दिस इज योर रिजल्ट्स, अगर आप याद रखते हो। लाइक आपको 4 सेट्स का बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हम 4 सेट्स के लिए कैसे बनाएंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, मान लीजिए 4 सेट्स हमें दे रखे हैं, तो इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सिंगल सिंगल को ऐड कर दो। तो सिंगल सिंगल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, उनको हमने निकाला और ऐड कर दिया। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया पहला वाला पार्ट, ये वाला सिग्मा। फिर माइनस, अब आपको दो दो को माइनस करना है, तो अब आपको दो दो के जितने पेयर्स हैं सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए के साथ बी बनेगा, अब कितने बनेंगे 4c2। अरे वो तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानते हो ना, कि इन 4 में से अगर मैं कोई भी 2 सेलेक्ट करूंगा तो 4c2 जो कितने आएंगे आपके पास में 6, तो इसका मतलब 6 पेयर आपके पास बनेंगे, और सारे के सारे लिख लो, ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, ये तो ए वाला पोर्शन आ गया। फिर ऐसे ही फिर आपके पास में बी के साथ सी, बी के साथ में डी, और फिर फाइनली सी के साथ में डी। तो ये आपके पास में आपने क्या किया, दो दो के जितने पेयर्स बनते थे सब निकाल के सबट्रैक्ट कर दिया। फिर प्लस, अब क्या करना है आपको, 3 वालों को प्लस करना है, तो 4 में से कोई भी 3 अगर आप सेलेक्ट करोगे तो कितने पेयर बनेंगे 4, तो इसका मतलब 4 पेयर्स लिख दो। क्या आएगा, एक ए बी सी आएगा, प्लस फिर उसके बाद में आपके पास में ए बी डी आएगा, उसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, एक ए बी सी आ गया, एक ए बी डी आ गया, उसके बाद में एक ए सी डी आ जाएगा आपके पास में, और फाइनली आपके पास में आ जाएगा बी सी डी। तो इन तीनों को हमने निकाला और फिर ऐड कर दिया, और फाइनली चारों का इंटरसेक्शन घटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर अब आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा फॉर एग्जांपल, तो आपको डायरेक्ट ही वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। यानी ये ओनली 1 के लिए हो गया, ये ओनली 2 के लिए हो गया, ये ओनली 3 के लिए हो गया, ये ओनली 4 के लिए हो गया। तो इस तरह से वो थ्योरी यूज कर लेगा कि ओनली 1 वाले इतने हैं, ओनली 2 वाले इतने हैं, ओनली 3 वाले इतने हैं, टोटल इतने हैं, तो ओनली 4 बताओ। इट इज समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इंडिविजुअल कंटेंट नहीं दिया जाएगा आपको, ये याद रखना, क्योंकि इतनी सारी वेरिएबल्स की वैल्यू थोड़ी देगा वो थ्योरी में आपको टर्म्स देगा, तो प्लीज़ उसे समझना और समझने के बाद उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे जब हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए बोला है, और ये काफ़ी सिंपल है। अगर आपको ये सारे रिजल्ट्स अगर याद हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक आध क्वेश्चन तो अभी मैं करवा देता हूँ बाद में, और मैं अभी लास्ट में प्रैक्टिस सीट के साथ करवा दूंगा। लाइक मान लीजिए आपको क्वेश्चन सिंपल सा दिया है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो आपको दिए हैं 700, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपको दिए हैं 200, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपको दिए हैं 300, और नंबर ऑफ एलिमेंट आपको ए इंटरसेक्शन बी में दिए हैं 100। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नाइदर ए नॉट बी, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन तो 2 ही सेट के आते हैं, तो वो तो काफ़ी आसान है अब आपके लिए। अब आपको क्या बोला है, देखो आपको पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नाइदर ए नॉट बी, तो इसका फॉर्मूला अपन पढ़ ही चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दो, दोनों का यूनियन सब्ट्रैक्ट कर दो, यही पढ़े। अब यूनियन हमें निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं। तो अगर अपन ए यूनियन बी यहाँ से निकालेंगे तो ए यूनियन बी तो हमें पता ही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एंड फाइनली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज 1200 प्लस 300 एंड माइनस 100 विच इज 400। तो फाइनली आपके पास में जो रिजल्ट आपको पूछा गया है वो कितना आ जाएगा, ये आपका 700 दे रखा है, यहाँ 400 आ जाएगा, तो द आंसर इज 300। दीज आर वेरी इजी। अब वही है बस, अब आपको सारे फॉर्मूले अगर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली है। बस इन फॉर्मूलों को याद करो और उनको डायरेक्टली अप्लाई कर दो। अब इसी में 3 वाले में देखो क्या होगा, 3 वाले सेट के क्वेश्चन जो होंगे उसमें पूरी आपको थ्योरी दी जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ।
सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे मान लो आपको ये दिया है कि कॉलेज में अवार्ड्स मिल रहे हैं, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स चल रहा होगा तो उसमें आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो उस अवार्ड्स में फुटबॉल में जो आपको अवार्ड्स मिले हैं वो 38 हैं, बास्केटबॉल में जो मिले हैं वो 15 है, क्रिकेट में जो मिले हैं वो 20 है, ठीक है। और टोटल जो आपको दिए गए हैं वो टोटल मेडल आपको दिए गए हैं 50, ठीक है। अब उसके बाद इसने सिंपल से क्या बोला है, ओनली 3 men गोट, और जो टोटल तीनों को मिला है, मतलब इसको भी, इसको भी और इसको भी, जो तो तीनों वाले मिले हैं वो आपको दिए गए हैं यहाँ पे 3%, ठीक है। तो अब आपको सिंपल सा क्या बोला है, देन फाइंड नंबर ऑफ मेंस who received exactly 2 medal, ठीक है। तो आपको वो नंबर ऑफ मेंस निकालने हैं जिन्होंने सिर्फ 2 ही मेडल रिसीव किए हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये जो नंबर, ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही दिए हैं, फुटबॉल वाले दिए हैं 38, बास्केटबॉल वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं वो दिए हैं 15, क्रिकेट वालों के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं वो आपको दिए गए हैं 20, और टोटल का मतलब अब यहाँ पे क्या है, जब इसने सब कुछ बोला ही नहीं तो ये टोटल क्या होता है, हमेशा यूनियन होते हैं, नहीं तो वो हमेशा बोल देगा कि टोटल इतने होंगे, ठीक है। और तीनों का इंटरसेक्शन भी हमें दे रखा है, इतना हमें पता है। अब हमें क्या पूछा है पहले वो पता करें, वो रिसीव्ड एग्जैक्टली 2, तो अगर हमें एग्जैक्टली 2 निकालने हैं तो एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला तो हमें आता है, क्या होता है, दो को निकाल लो, लाइक एफ के साथ बी आ जाएगा, बी के साथ में सी आ जाएगा, और फिर एफ के साथ में सी आ जाएगा, ये तो आएगा ही आएगा। और एग्जैक्टली 2 चाहिए तो 3 बार क्या कर देंगे, जो भी कॉमन पोर्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमें चाहिए, ठीक है। अब ये हमें चाहिए तो इनका वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इनका वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अब यूनियन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लाइक ये तो हमें पता ही है, एफ यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो इन तीनों का प्लस कर देंगे, 38 प्लस का 15 प्लस का 20, फिर ये जो दो दो आ रहे हैं इसको माइनस कर देंगे, तो दो दो में क्या आएगा हमारे पास में, एफ के साथ बी, बी के साथ सी, और एफ के साथ सी, तो दो दो वाला प्लस कर दिया, माइनस कर दिया सॉरी, प्लस 3 वाला कर दिया, तो 3 वाला तो 3 दे ही रखा है, डायरेक्ट 3 लिख दूं, और ये वैल्यू भी मुझे दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है मुझे, ये मुझे 58 दे रखा है, तो यहाँ से अब अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इधर ले जाओ और इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा देखो, 8 5 13, 3 यहाँ पे कैंसिल कर दो, 40 50 60 60, यानी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, 18 आ रहा है क्या, सॉल्व करके देखो, यस सर। ठीक है। तो ये आपके पास में 18 आ गया, तो ये लो बस, अब आपको इसी का तो वैल्यू चाहिए था, देखो ये तो आपके पास पहले से ही है, तो ये वैल्यू अब हमें एग्जैक्टली 2 में किसी 2 का नहीं पूछ सकता क्योंकि इतना डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना पूछा है हम उतना निकाल सकते हैं। अब हमें सिर्फ अगर एग्जैक्टली 2 ही पूछा है तो उसमें इसका वैल्यू हमें पता चल गया 18 है, और तीनों का कॉमन वैल्यू यहाँ से हमें पता ही कितना था पहले से, 3 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 सॉरी, तो 3 इंटू 3 करोगे तो ये लो 3 इंटू 3 यानी 9, तो 18 माइनस 9 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, नहीं। तो ये फॉर्मूले अगर आपको क्लियर है तो देखो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी, मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा दूंगा प्रैक्टिस सीट के साथ में, उसके आप टेंशन ना लो, बट फिलहाल अभी एक बार इतना तो आपको पता होना ही होना चाहिए। यानी सेट थ्योरी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 ही तरह के बनते हैं, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बनेंगे या आपके ऑपरेशंस के बनेंगे, वो अब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, पहले उसको बता देता हूँ फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखो देखो अभी तक हमने जो सेट पढ़े हैं वो उन सेट में जो भी एलिमेंट थे वो सिंगल थे, लेकिन अब हमारी नीड क्या है कि हो सकता है हमें एक एलिमेंट की बजाय एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करना पड़े, तो उस कंडीशन पे उसे अपन कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने क्या बोला कि सेट में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, कब नहीं पड़ता, जब आप सेट को एलिमेंट्स की तरह लिखते हो। मान लीजिए ए मैंने एक सेट लिखा और इसको मैंने ऐसे लिखा,
तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, अपने लिए क्या है, ये सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो एलिमेंट है ये अकेला नहीं आएगा, ये पेयर्स में आएंगे। और अगर पेयर में कोई एलिमेंट आ रहा है, इट मीन्स या तो दो सेट्स बने होंगे या एक ही सेट को दो बार आपने ग्रुप करके लिख दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले में ऑर्डर्ड पेयर है क्या उसको समझो। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर को हम सिंपल सा क्या बोलेंगे कि एन ऑर्डर्ड पेयर consist of two elements in a given fixed order। क्योंकि अगर ऑर्डर्ड पेयर बोला इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो पेयर बनाएगा, और वो पेयर कैसा होगा, वो आपको गिवन होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास में ये एक सेट ए है जिसमें मेरे पास में ये 3 एलिमेंट्स हैं, और ये मेरे पास एक सेट बी है जिसमें मान लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर बनाना होगा तो अब आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप ए टू बी में पेयर बनाना चाह रहे हो या बी टू ए में पेयर बनाना चाह रहे हो। ठीक है, अब आपने बोला कि नहीं हमें तो ए टू बी में बनाना है, तो ये ए टू बी आपका क्या है, ये आपका फिक्स्ड ऑर्डर है जो आपको दे दिया गया। अब अगर ये दे दिया तो अब अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे। अब उस पेयर की स्पेशलिटी क्या होगी, अब उस पेयर की स्पेशलिटी ये होगी, यानी इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए कॉमा बी पेयर लिखोगे, जहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए एंड ऑल बी बिलोंगिंग टू बी। दिस इज समथिंग लाइक दैट। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि अगर आप ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हो तो ये ए जो है वो सेट ए में से आना चाहिए और बी है वो बी में से आना चाहिए, तब इसे अपन क्या बोलेंगे, ए टू बी ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि पहला एलिमेंट 1 एंड देन ए, देन 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, या तो इस 1 2 3 को ए से रिलेट कर दिया या फिर हो सकता है आपने नी को बी से रिलेट कर दिया, लाइक 1 कॉमा बी, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी। तो ये जितने भी पेयर्स हमने बनाए हैं, दीज ऑल आर द पेयर्स। तो इन पेयर्स की खूबी क्या है कि जो भी मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ वो किस तरह से लिख रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जितने भी ए हैं वो ए से आ रहे हैं और जितने भी बी हैं वो बी से आ रहे हैं। इसमें एक भी ऑर्डर अगर चेंज कर दिया तो दीज आर नॉट द ऑर्डर सेट फ्रॉम ए टू बी। और इसी में अगर आप लिखते हो कि नहीं सर हमें तो बी टू ए चाहिए, तो बी टू ए का मतलब अब आपने खुद डिफाइन किया है, ये ऑर्डर आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो अगर आप बी टू ए ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हो, इट मीन्स क्या, अब फर्स्ट एलिमेंट किससे आना चाहिए, बी से आना चाहिए। लाइक इन्हीं को रिवर्स करके लिख दो, लाइक दिस A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे पास अब क्या है, ये भी हमारे पास में A कॉमा B ही है, बट अब अपन क्या बोल रहे हैं कि A है वो B से आ रहा है और B है वो A से आ रहा है, या फिर आपकी मर्जी से B कॉमा ही बोल दो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कोई दिक्कत। तो ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा मतलब आपके लिए क्या हुआ, तो ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा मतलब ये है कि हम पेयर तो बना रहे हैं बट उस पेयर में ऑर्डर जरूरी है। अगर आप ऑर्डर्ड वाइज वो पेयर बना रहे हो देन दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें ये क्यों करना है, तो अब हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे और उस सेट की स्पेशलिटी क्या होगी, उस सेट की स्पेशलिटी ये होंगी कि उसमें ये जो पेयर हैं ये एज ए एलिमेंट आएंगे। अब मुझे एलिमेंट है वो पेयर में चाहिए, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी ऑपरेशन को अपन क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि अब जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं उन सब का जो सेट बनेगा वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। लाइक सिंपल से अगर अपन ये माने कि लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अब हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे वो सेट ए एंड बी का करेंगे। ठीक है, तो फिर सिंपल से अपन क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A comma B such that A belonging to A and B belonging to B is called Cartesian product of A and B।
एंड डिनोटेड बाय A क्रॉस B। दिस इज योर सिंपल। ठीक है, तो इसी को अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्मूले से लिखेंगे तो अब क्या लिखेंगे, दैट इज जो भी अब मेरे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा A क्रॉस B, अब उसमें क्या होने वाला है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं इसके सेट बुल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ। तो अभी तक जो आप A लिखते थे अब वो पेयर में आएगा, वो A कोमा B ये पेयर में आएगा, और ये इस तरह से आएगा कि आपका A जो है ना वो तो सेट A से आएगा और B जो है वो सेट B से आएगा। दिस इज नोटेशन। ठीक है, अगर आप इसे क्या बोल रहे हो, अगर आप इसे ऑर्डर्ड पेयर का काटे, इसमें बस वही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डर क्या है। तो मैंने यहाँ पे अभी A क्रॉस B लिखा है, तो A क्रॉस B लिखा है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं A टू B की बात कर रहा हूँ। हो सकता है अगर आप यहाँ B क्रॉस A लिखो, तो अगर आप B क्रॉस A लिख रहे हो तो इट मीन्स अब आपके जो एलिमेंट है वो B टू A आएंगे, तो आप इसमें यहाँ ऑर्डर बदल दो, बस जो आपके एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का आपको ऑर्डर बदलना है। तो यहाँ जो A कोमा B था वो B कोमा A हो जाएगा। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि A से ही आना चाहिए और B B से ही आना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, ये हमारे लिए बनेगा B क्रॉस। ठीक है, जो चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, जो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब जो आपने लिखा है लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर अपन फिर से कंसिडर करें कि मान लो मुझे A यहाँ पे दिया गया 1 2 और B मुझे दिया गया है 3 4। ठीक है, अब बोला है कि फाइंड A क्रॉस B फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर आपको A क्रॉस B निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेने जो A टू B बनेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, A टू B बनेगा तो पहला एलिमेंट A का आएगा, दूसरा एलिमेंट B का आएगा। तो 1 का 3 के साथ आएगा और 1 का 4 के साथ आएगा, ऐसे 2 का 3 के साथ आएगा और 2 का 4 के साथ आएगा। तो हमने क्या कर लिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। अब इसका जो सेट बनेगा, इस सेट को अपन क्या बोलेंगे, A क्रॉस B बोलेंगे। ठीक है, तो A क्रॉस B क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। और इसी में अगर आपको बोला है कि नहीं B क्रॉस A निकालो, फॉर एग्जांपल मैं जो पॉसिबिलिटीज एक बार वो सारी ट्रेस कर देता हूँ। तो B क्रॉस A निकालने का मतलब अब इनके पेयर को रिवर्स कर दो, लाइक दिस इज 3,1, दिस इज 4,1, दिस इज 3,2 एंड दिस इज 4,2। और इसी में मान लो अगर आपको बोला है कि नहीं A क्रॉस A निकालो, तो A क्रॉस A निकालने का मतलब अब क्या हुआ कि एक जो सेट है वो एक ही है बट उसको खुद के साथ प्रोडक्ट करना है। तो A क्रॉस A अगर आपको निकालना है तो बस आप अपने एजम्पशन में कैसे सेट कर लो कि ये मेरे पास में A है 1 2 और ये मेरे पास में B है 1 2। अब इन दोनों का आपको ऑर्डर पेयर निकालना है। तो ठीक है, तो क्या करोगे, 1 2 के साथ आएगा, फिर 1 सॉरी पहले 1 1 के साथ करो, तो 1 1 के साथ आएगा, फिर आपका 1 2 के साथ आएगा, फिर 2 1 के साथ आएगा, फिर 2 2 के साथ आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम A टू A। ऐसे हो सकता है आपको B क्रॉस B निकालने के लिए बोले, दिस इज द फर्दर अनदर थिंग, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप कभी भी क्या निकालना चाह रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उसके ऑर्डर्ड पे। और ये रिलेशनशिप अब आप जितने डायमेंशन पे चाहो उतने डायमेंशन पे निकाल सकते हो। यानी इसी चीज़ को अगर मैं इन जनरल बोलूँ, लाइक अगर अपन इसका जनरल रिजल्ट निकालना चाहें तो ज़रूरी नहीं है वो 2 सेट हो, वो 2 से ज़्यादा सेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास में n सेट है, ठीक है, तो इफ़ वी हैव n नॉन एम्प्टी सेट्स like a1 a2 डॉट 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 an, देन अब अगर आप इनका ऑर्डर पे लिखना चाहोगे तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, लाइक a1 क्रॉस a2 क्रॉस an। और इसको लिखेंगे कैसे कि अब जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो कैसा आएगा, लाइक a1 देन a2 एंड देन फाइनली an। और ये इस तरह से आएगा कि a1 आपका सेट a1 में होना चाहिए, a2 आपका सेट a2 में होना चाहिए एंड सो ऑन, an आपका किस में होना चाहिए, an में होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर जनरल रिजल्ट। मतलब ठीक है, 2 सेट का ही हम लोगों को यूज़ करना है, नो डाउट, बट जरूरी नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 ही सेट पे हो। आप कितने भी सेट पे क्या कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट आपका सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बेसिक बेसिक रिजल्ट्स हैं, बस आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, मतलब कभी भी अगर आप A क्रॉस B करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो एक सेट बनेगा, तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे।
तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और एलिमेंट ऑफ बी में है उनका प्रोडक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है यार। ऊपर देखो, जैसे मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ, ये मेरे लिए ए क्रॉस बी है, तो मेरे लिए ये एक एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, तो मेरे पास 4 एलिमेंट है। या बी क्रॉस ए में देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये 4 एलिमेंट अगर मुझे निकालने हैं तो मैं इंडिविजुअली नहीं बोल सकता कि इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो आपको क्या पता चल जाएगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होना चाहिए। सेकंड, अब अगर आपको ये पूछा है नंबर ऑफ सबसेट्स, मान लीजिए अगर अपन ऐसा मानते हैं कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A and B are M and N respectively, then total number of subsets of A cross B, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात की है तो अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, आसान। क्योंकि अब जैसे इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ m इंटू एन। तो m इंटू एन मेरे क्या है, एलिमेंट्स हैं, और m इंटू एन अगर मेरे पास एलिमेंट्स हैं और इसके मुझे सबसेट्स बनाने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2n। तो दिस इज योर फॉर्मूला। यानी a में अगर m एलिमेंट है और n में अगर n, b में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे a क्रॉस b के, वो कितने बनेंगे, 2m इंटू n। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड, क्योंकि बेसिक रिजल्ट्स हैं, हालांकि ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि अगर आपको पता है तो बस क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आती यार, और तो क्या है। नहीं तो क्या होता है, नहीं पता होता। ठीक है, बाकी जो रूल्स अपन ने पहले पढ़े हैं लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव लो और वो सब, वो तो यहाँ पे भी। अब अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन बाकी के जो 4 ऑपरेशन अपन ने पढ़े थे लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या कॉम्प्लीमेंट, उसको भी आप कार्टेशियन के साथ अगर मिलाओगे तो कुछ रिजल्ट्स बनते हैं। लाइक अगर आपको पूछा है ए क्रॉस बी यूनियन सी कितना होगा, या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, तो अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक, अरे अपन ने यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इनके डिस्ट्रीब्यूटिव लो पढ़ लिए। लेकिन अब यूनियन और इंटरसेक्शन का क्रॉस के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव ले सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लेने का तरीका सेम वही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो कभी नहीं बदलता, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी आएगा और यहाँ पे आपके पास में ए क्रॉस सी आएगा, और जो भी सिंबल यहाँ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, यहाँ पे ए क्रॉस सी आएगा, और जो भी सिंबल इनके बीच में है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो यहाँ पे भी नहीं बदलता, और सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लो जैसे आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ किया है वैसे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस के साथ भी ले सकते हो। तो डिफरेंस के साथ लोगे तो भी सेम रिजल्ट है, यानी यहाँ पे ए क्रॉस बी आएगा, यहाँ पे आपका ए क्रॉस सी आएगा, और जो सिंबल यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, अब अगर आपसे कोई पूछे टेक्निकली, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो बताओ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अगर आपने इस तरह से, अगर मैं बोलूँ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इट इज़ ऑलवेज 5। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो कंडीशन अप्लाई, यानी मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है बस वो 5 होना चाहिए। मतलब ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर यही चीज़ अगर ऐसे दे दिया मैंने कि ए क्रॉस बी जो है वो मेरा बी क्रॉस ए के बराबर है, तो ए क्रॉस ए वैसे तो बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अगर आपने अगर बराबर किया है, मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई पर्टिकुलर सिनेरियो बनाया है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर आपका ए और बी बराबर हो गया है, इन दैट सिनेरियो आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है, नहीं तो वो कभी भी बराबर नहीं होता। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, 7th, ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, बस अभी तक अपन ने जितना सेट पढ़ा है उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं। और यही अगर आप इसे कॉम्प्लीमेंट के साथ भी लेते हो,
फॉर एग्जाम्पल, तो देखो कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आप सिंपल सा अगर ये लिखोगे लाइक ए क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मान लो मैंने ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब अब आपको समझ नहीं आता ये क्या है। अरे अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो अब अपन पहले क्या करेंगे, पहले से सोचेंगे कैसे कि यार ये तो मेरे पास में डी मॉर्गन्स लॉ है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, और ये सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है मेरे पास ऐसे हो ए क्रॉस, फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर रिजल्ट। तो अब यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, दैट्स ऑल। और ये रिजल्ट्स तो अपन ने पहले पढ़ ही रखे हैं ऊपर, तो वहां से आप इस रिजल्ट को लगा के क्या कर सकते हो, आगे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको इस तरह से बोला है कि लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets having n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common. ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर आप बात करते हो उस कंडीशन में कि अगर आप ए क्रॉस ए एंड बी में अगर एन एलिमेंट्स कॉमन है, देखो ए एंड बी में अगर आपके पास में एन एलिमेंट्स कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हमेशा एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। अब वो खुद सोचो कैसे, अरे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर एक में एन होंगे तो रिपीट नहीं होंगे ऑर्डर वाइज, तो रिपीट होने की वजह से वो एन इंटू एन होके क्या बन जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर योर फंडामेंटल रिजल्ट्स। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको इतना तो देखो पता होना ही चाहिए। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, थ्योरी में अगर कोई डाउट है तो बताओ पहले। तो सेट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब बस क्या करना है, इस पर थोड़ा मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स की, ताकि थोड़ा क्लैरिटी और बने। ठीक है, देखो देखिए अगर अपन यहाँ से कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, लाइक दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि ये क्या होगा। तो देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो अगेन थिंक बिग, मतलब या तो आप सेट थ्योरी के वेन डायग्राम से सोच लो। अगर आप वेन डायग्राम में अगर यहाँ एक्सपर्ट हो तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। देखो अगर आप वेन डायग्राम बना सकते हो तो देखो मैं वेन डायग्राम से अगर इसको करेंगे तो कितना आसान है। देखो सबसे पहले आपको क्या बोला, बी में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब दिस इज योर रिजल्ट। तो मैं इस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ये मुझे पता चल गया, पता चल गया। अब मुझे क्या बोला, ए यूनियन बी के बाहर, तो अगर मैं ए यूनियन बी के बाहर जाके अगर काम करूँगा, सोचना इस चीज़ को, तो ए यूनियन बी के बाहर जाके क्या आएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन। देखो ये मेरा इस वाले पूरे पोर्शन को हटा दो, मैं इस वाले पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो अगर आप इन दोनों का यूनियन करोगे बिल्कुल टेक्निकली अगर आप सोचते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी बिना सॉल्व किए कि द रिजल्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरा ए है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ए है ना, तो अब इस ए को भूल जाओ, इस वाले पूरे पूरे पोर्शन को अगर मैं हटा देता हूँ, क्रॉस लगा देता हूँ, तो इस पोर्शन के अलावा जो बचता है वो बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं बचा। अरे अब तो सभी ले लिया ना आपने, ये वाला पोर्शन आपको दे रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ये वाला, और ये जो बच गया ये वाला पोर्शन आपको दे रहा है ये। तो देखो वेन डायग्राम क्लियर है ना, तो विद इन द सेकंड्स आपके आंसर्स आते हैं, मुझे फालतू के रूल्स नहीं लगाने पड़ेंगे। नहीं तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ, वो जितने लोज आपको लिखवाए हैं उन सबको अप्लाई करो, देन जाके आपका आंसर्स बनेगा। तो क्लियर ना वेन डायग्राम से आगे सबको समझ के मैंने डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख दिया। ठीक है, सेकंड देखो, अब देखो जैसे नंबर सिस्टम जो मैंने अभी आपको बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले, वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। तो आपको क्या बोले, इन ए मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 2000 consumers and reported that 1720 consumers like product P1 and 1450 consumers like P2। ठीक है, the least number of consumers who must have like both the product। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया, देखो in that scenario
हमें टोटल यानी यूनिवर्सल सेट जो दिया गया है वो 2000 दिया है, ये हमारे टोटल कस्टमर्स हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट P1, ये मेरा प्रोडक्ट P1 है, तो P1 को लाइक करने वाले हैं 1720 और P2 को लाइक करने वाले हमारे पास है 1450। ये कंटेंट हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें बोला था लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट, कम से कम लोग कितने होंगे जो दोनों को लाइक करेंगे। तो इतना हमें अगर पता है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ से A यूनियन या फिर A यूनियन B यानी P1 यूनियन P2 निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला हमें पता है, तो वो अगर फॉर्मूला पता है तो दिस इज 1720 प्लस 1450 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 इंटरसेक्शन P2, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो दिस इज 0, दिस इज 7, दिस इज 1, तो दिस इज 3170, ठीक है। माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 इंटरसेक्शन P2, और ये आपको क्या दे रखा है, P1 यूनियन P2, ठीक है। ये आपको पता है। अब देखो, अब यहां से अब अपन कैसे सोचें, क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट बोले। अब देखो यहां से अगर अपन सोचते हैं तो मैं कैसे सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा एक सेट है जो P1 है, अब दूसरा सेट मुझे P2 बनाना है, तो मुझे क्या करना है, द लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु मस्ट लाइक बोथ द प्रोडक्ट, कम से कम लोग कितने होंगे। तो मैं बस यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों का कम से कम इंटरसेक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम। तो इसका कम से कम अगर मैं इंटरसेक्शन लेने की सोचूंगा तो ठीक है, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से अपन किसको यूज कर सकते हैं, देखो यूनिवर्सल सेट मुझे पता है और मुझे P1 यूनियन P2 मुझे पता है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि P1 यूनियन P2 जो होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो क्या ही बुरा है, बिल्कुल सही है, होता है। यानी P1 यूनियन P2 बनता किससे, बनता तो यूनिवर्सल सेट से ही है ना। तो अब आपको इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 यूनियन P2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U, ठीक है। और अब इसको आप सॉल्व करो, तो देखो सॉल्व करोगे तो P1 यूनियन P2 का कितना आ रहा है आपके पास में, ये वैल्यू आपको पता है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 इंटरसेक्शन P2, एंड दिस इज द सबसेट। सबसेट को अब किससे रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू से, और नंबर ऑफ यू एलिमेंट कितने हैं, 2000, तो दिस इज योर 2000। अब इसको कर लो सॉल्व, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो रिजल्ट कितना आएगा, 1170, यानी जो भी मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 एंड P2 आएगा वो कितना आएगा, 1170। दिस इज माय आंसर, ठीक है। एंड दिस इज अ सिचुएशनल प्रॉब्लम। देखो जब कहीं रिजल्ट नहीं दिए जाते, ऐसे क्वेश्चन अपन ने प्रोबेबिलिटी में भी किए थे, आपको याद हो तो, कि A फिर A इंटरसेक्शन B देन A यूनियन B एंड देन सो ऑन, जो तरीके पढ़े थे वो यहाँ पे भी लगते हैं। तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट। नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट अब आपको क्या दिया है, देखो ये क्वेश्चन तो अभी भी मैंने आपको करवाई दिया, यही क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाया था, ठीक है। देखो A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in on 3 sports, then the number of students who received medals is exactly 2 of the 3 sports. तो ये तो अभी भी अपन ने कर लिया, तो वहीं से आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, अगेन सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो ये अब आपको एक लंबा चौड़ा रिलेशन दिया गया और इसको अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सोचो अब इस क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो देखो अब रूल्स आपके सामने हैं, अगर आप प्रॉपर रूल्स लगा के इसको सॉल्व करोगे, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लो सारे के सारे रूल्स तो आपने पढ़ ही रखे हैं, तो उस रूल को लगा के इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो ये A यूनियन B यूनियन C है और ये मेरे पास में, अब ठीक है अगेन अगर अपन सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो पहुंच तो इस तक भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ट्राइट, अपन वेन डायग्राम से सोचते हैं इस चीज़ों को, if possible then construct it without using any rule। देखो अगर अपन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं तो सबसे पहले चीज ये इंटरसेक्शन बाद में लेंगे, पहले मैं बाकी दोनों को सॉल्व कर लूं। तो एक तो हमें C का कॉम्प्लीमेंट बोला है, ठीक है, एक बोला A के अंदर है लेकिन B एंड C के बाहर है, तो इसका मतलब ये मेरा पोर्शन है। एक तो ये पोर्शन मुझे पता चल गया, लाइक दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो ये मेरा पोर्शन जो मैंने फिलहाल हाईलाइट किया है, ये कौन सा वाला पोर्शन है, ये मेरा पोर्शन है A के अंदर है लेकिन B एंड C के बाहर, सॉरी इसका भी कॉम्प्लीमेंट है। देखो अब क्या है, इस पे भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये जो है ये नहीं पूछा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट आपके पास है। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन के अलावा जो भी बच गया वो सारा है,
देखो अब इसको बिल्कुल पीसफुली अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये पोर्शन नहीं चाहिए, तो एक बार मुझे जो नहीं चाहिए वो बना दूं मैं, इसके बाहर मेरा रिजल्ट आएगा, तो एक तो ये नहीं चाहिए, एक सी के कॉम्प्लीमेंट के बाहर आएगा, तो एक मतलब अगर मैं इसी को इसके साथ मर्ज कर देता हूँ मान लो, तो एक बार मैं इसे उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, एक मेरे पास ये पोर्शन है जो नहीं चाहिए, ठीक है, तो दो पोर्शन तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब सॉरी, ये मुझे नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको देखते ही पता चल रहा है क्या है। अरे अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसका मतलब इसके पूरे बाहर का पोर्शन नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए तो इसके बाहर का पूरा पोर्शन नहीं चाहिए, तो अगर आप इंटरसेक्शन लोगे इन दोनों का तो क्या आएगा यार, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कलर्स होते तो मैं भी फटाफट फटाफट कर देता इसको, अभी मेरे पास फिलहाल कलर्स नहीं है, तो कलर्स नहीं होने की वजह से अभी थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और बाकी इसमें आपको ए यूनियन बी यूनियन सी भी दिए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी दिया मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन है। देखो ठीक है, हो जाएगा अपना काम, थोड़ा बहुत सोचते हो तो हो जाएगा। देखो कैसे, अब इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी भी चाहिए, तो मतलब मुझे जो सोचना है वो इन तीन सेट के बाहर जाके नहीं सोचना, मुझे इन्हीं तीन सेट के अंदर काम करना है। तो इन दोनों को बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब उसके बाद में अगर आप देखते हो तो इसका मतलब मेरे पास क्या बना, मेरे पास में ये पोर्शन भी यहाँ से चला गया, और अब मेरे पास ये पोर्शन बचते हैं। एज ए कॉमन अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये बचेगा, तो ये पोर्शन मेरे पास कैसा है, देखो अगर मैं सिर्फ इसको लिखना चाहूं, ये मेरे पास चला गया, ठीक है, और ये मेरे पास बचा है, और इसमें से अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे तो ये भी चला जाएगा, मे बी होप सो। थोड़ा सा क्या कलर्स नहीं है मेरे पास में, इसलिए दिक्कत आ रही है। फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट बचेगा वो किस तरह का बचेगा, इस तरह का ये रिजल्ट बचेगा। एक मिनट, चलिए इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। हालांकि ऑप्शन तो कुछ ऐसा सा आ रहा है कि बी तो आएगा ही आएगा, उस बी के अंदर ए या सी जो है वो भी बाहर चला गया, ये भी श्योरिटी हो गई कि सी भी नहीं आएगा, यानी बी आएगा, उसमें सी तो बिल्कुल बाहर चला गया। अब ए से रिलेटेड चीज़ें ड्रॉ करके पता चलेंगी, यानी ए आएगा या नहीं आएगा वो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। तो ठीक है, मतलब ऑप्शन इज समथिंग लाइक दैट कि बी आएगा, बी के साथ इतना कंफर्म है कि सी भी नहीं आएगा। लाइक देखो ऑप्शंस अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपके लिए आसान है, इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे से दिए गए हैं आपको, लाइक दिस। मान लो मैं ये कुछ ऐसे से ऑप्शन बना देता हूँ, तो अगर मुझे सिर्फ ऑप्शन पे काम करना है तो मैं श्योर हूँ ये तो नहीं आने वाला, मतलब सॉरी ये तो आने वाला है। तो ये अगर आने वाला है तो देखो इसमें ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मुझे तो ए पे डाउट है ना, तो ये 100% नहीं हो सकता, ये 100% नहीं हो सकता, और ये 100% नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, चलो ठीक है, तो इसको मैं अब रूल से सॉल्व कर देता हूँ। रूल वाइज सॉल्व करते हो तो मैं पहले ये वाला पोर्शन लेता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको दिया गया। तो यहाँ पे अपन डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये इसके साथ अपन क्या कर देते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को अगर आप मैच करते हो, क्योंकि वन बाय वन चीज़ों को हमें मोल्ड करना है, तो अपन लिख देते हैं इसको ए यूनियन बी यूनियन सी, ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों रूल्स को अगर आप केयरफुली वॉच करते हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है आपको, अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट ही तो होप सो क्लैरिटी आ जाएगी। अरे दिख रहा है ये, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है तो क्या आना है कि ये ए के साथ क्या आने वाला है, अरे जो सिंबल आपके पास में उस सिंबल वाइज तो आपके पास सारा का सारा काम होता है। तो यहाँ पे आपके पास में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला सिंबल है ये तो यहाँ आ ही गया, और ए के साथ एक बार ये दोनों आने हैं, एक बार ए बार के साथ ये दोनों आने हैं, तो यही तो हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और ये इसका यूनियन करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, बी यूनियन सी बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बी यूनियन सी बना है इसको आपको सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्या लेना है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी यूनियन सी का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो ये अपने लिए ज़्यादा आसान है। देखो चाहे तो आप सीधे सीधे याद रख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो इस पर फिर से, अरे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो इस पर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लग ही जाएगा कि इंटरसेक्शन वाला सिंबल डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो एक बार ये ऐसा आना है और एक बार ये ऐसा आना है, तो ये 5 बन जाएगा फिर से, तो बचेगा क्या, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर आप लो लगा के करते हो तो भी ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है, मेरे पास अभी कलर्स नहीं है, 3-4 कलर होते तो वेन डायग्राम से भी हो जाता, क्योंकि वो पोर्शन को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है जो नहीं चाहिए होता।
ठीक है, क्लैरिटी। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही आपकी हेल्प करता है। तो बस वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा पोर्शन सेम था। तो ये पोर्शन मुझे सेम दिख गया, देखो तो ये सेम दिख गया, ये तो मैंने एक में रख दिया और इन दोनों को इसके साथ में यहाँ रख दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लगता ही ऐसे। अरे आप देखो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव आपने ऐसे ही तो पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है ये एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, एलिमेंट ये वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट्स ऑल। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाया है, ठीक है, सॉरी ये वाला जो सिंबल लिखा है उसके अकॉर्डिंगली, और बाकियों को सॉल्व किया। यहाँ पे तो इंटरसेक्शन इसकी वजह से है, खुद की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो आपको पी एंड क्यू दो सेट्स दिए हैं और फिर ये बोला ये सेट्स कैसे हैं, मतलब पी क्यू के बराबर है, सबसेट है या नहीं है, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो पी की अगर अपन बात करते हैं तो पी हमें क्या दिया है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, ये हमारे पास पी है। तो अगर ये हमारे पास पी है तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, सीधा सीधा लिख दें। अरे अब दोनों साइड में अगर इसका स्क्वायर करोगे तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको मैं समझाता हूँ एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आएगा, बताओ यहाँ तक को डाउट। अब इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को देखो, अब हमें हमारा रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग बनाना है। तो हमारे अकॉर्डिंग बनाना है तो क्या करें, एक रिजल्ट को फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, अब देखो ये 1 बन गया। अरे साइन स्क्वायर, या तो इसको 1 बना दो या फिर इसको दूसरापन। देखो ये रिजल्ट तो सीधा ही पड़ा है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू रूट कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा, बराबर ही होते हैं यार, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करो, इंटरचेंज कर लो। लाइक इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करना है तो इसको पूरा इंटरचेंज करो। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, चलो मैं बना देता हूँ। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, तो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो आपके पास बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अपन अपनी कंफर्टेबल, इसको भी चलो चेंज कर दो एक बार के लिए, सब चेंज कर दिया। तो जब आपने सारा चेंज कर दिया, देखो 1 + 1 2, ये तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। तो माइनस दोनों साइड से कॉमन लेके काट दो, तो ये क्या बचने वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमें दिख ही रहा है, ये क्या है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अब दोनों तरफ जब आप रूट लोगे तो ये क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, आइदर प्लस माइनस डिपेंड्स हो तो, ठीक है। तो ये बना ही नहीं बना। और इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब जो आपको पहले दिया गया है, ये देखो अगर ये मुझे पी सेट दिया गया था तो मैंने पी को सॉल्व करके इतना ले आया मैं, तो ये मेरा क्या बन गया, ये क्यों नहीं बन गया, देखो तो ये क्या हो गया, ये बराबर आ गया, क्योंकि दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे रिजल्ट्स अपने खूब पढ़े तो बराबर हो गए, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था कि पी और क्यू में रिलेशनशिप क्या है, तो कैसे रिलेशनशिप है, दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट आपको क्या दिया है, 2 finite set have m and n elements, ठीक है। The number of elements in power set of the first set is 48 more than the total number of elements in the power set of second set, then the values of m and n, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो दिए गए हैं, 2 फाइनाइट सेट हैं जिसमें मान लीजिए m दिए हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो दिए गए हैं वो n दिए। तो अगर मैं ए का पावर सेट बनाऊंगा, ठीक है, तो ए का अगर मैं पावर सेट बनाऊंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2m, और b का अगर मैं पावर सेट बनाऊंगा तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 2n। अरे ये तो पता ही है ना हमें कि जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने सबसेट्स बनेंगे उतने ही तो एलिमेंट बनेंगे। अब हमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट, यानी ये जो फर्स्ट सेट आपके पास बनेगा, ठीक है, यानी 2m माइनस 2n जो है, ये आपको कितना दिया गया है, 48 दिया गया। लो अब बोला एम और एन का वैल्यू निकालो, तो अगेन वही सेम सिनेरियो। अब अगर आपको ये 48 निकालना है तो ये तो आपको पता ही है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी करवाए थे ऐसे, यानी यहाँ पे एन का वैल्यू मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, 6 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डिफरेंस करके 48 चाहिए तो एटलीस्ट 64 तो बने।
अब 48 यानी 64 में से अगर आप 48 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 और ये 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये 100% क्या होना चाहिए 2⁴ होना चाहिए, अपना काम हो जाएगा। इसका मतलब m का वैल्यू 6 आना चाहिए और n का वैल्यू 4 आना चाहिए। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो 7th देखो 7th क्या बोला है आपको, ए एन एक सेट दिया है ए एन, उसका वैल्यू आपको दिया है ए एक्स एंड देन एक्स बिलोंगिंग टू एन। ठीक है, और अब आपको ये बोला है कि बी एन, ये तो ए एक एलिमेंट है उसकी वजह से ऐसा बन गया। अब बी के साथ एन लोगे और सी के साथ एन लोगे तो डी एन आएगा, जहाँ पे बी और सी बोथ आर द नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, और जो क्या है बी एन सी आर रिलेटिवली प्राइम। देखो बी एन सी अगर रिलेटिवली प्राइम है तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अरे रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम बात एक ही होता है ना। कोई भी दो नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब उसमें इंटरसेक्शन, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो बी एंड सी के बीच में एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तब इसने पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा रिजल्ट आपके लिए सही होगा। तो अब ये आप खुद ही सोच लो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करके तो किस तरह से आएगा। जैसे ये बी एन है, तो बी एन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखो मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, बी एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल टू डी एन है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो खुद सोच लो आप, कैसे सोचो कि ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। अब मैं बी और सी को लाइक फॉर एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने बी का वैल्यू 2 ले लिया और सी का वैल्यू 3 ले लिया, सिर्फ समझना इस चीज़ को। तो अगर ये मेरा बी है और ये मेरा सी है और ये मल्टीप्लाई तो नेचुरल नंबर से ही हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों को प्राइम है। तो अगर ये को प्राइम है उस कंडीशन में अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू रखो, आप यहाँ n का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, इस तरह से नंबर बनेंगे। और यहाँ पे n का वैल्यू रखोगे 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और ये आएगा। तो देखो ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है, अरे मुझे इन्हीं दोनों का तो क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है, तो ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट इसकी खूबी क्या है, अरे इन दोनों के प्रोडक्ट से नहीं आ रहा क्या। अब अगर 6 आया तो अगला एलिमेंट तो 12 ही आएगा ना इन दोनों से। तो मतलब मुझे क्या पूछा है, मुझे यही तो पूछा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा कौन सा रिलेशनशिप आएगा। तो बिल्कुल, यानी जो भी मेरा डी बनेगा वो 100% क्या बनेगा, बी इंटू सी बनेगा। तो दिस इज योर रिजल्ट, वेयर इज दिस, दैट इज आंसर। ऐसे समझ में आ रहा है। आप ए और बी और सी का कोई भी वैल्यू ले लो यार, जैसे मान लो मैंने बी का वैल्यू ले लिया 3 ले लिया, अब सी का वैल्यू मान लो मैंने 7 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसको मल्टीप्लाई तो एन से करने वाला हूँ, एन मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में यहाँ 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9, 12, 15, 18, 21 ये सब बनेगा। यहाँ n का वैल्यू रखोगे तो 7, 14, 21 ये सब बनेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन देखो कौन सा वाला आ रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन तो ये वाला ही आ रहा है ना, मतलब इन दोनों में 21 की टेबल में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कॉमन है। 21 है क्या, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो मतलब ये जो d मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ये जो d ये तब आएगा जब आप इन b और c का प्रोडक्ट करोगे। तो दैट इज योर फाइनल आंसर कि d कितना आना चाहिए आपका, वो b इंटू सी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये तो आपके एग्जाम में भी आ चुका और एक बार नहीं 2 बार आ चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, सपोज एक सेट ए है, A1 A2 थोड़ी 30 सेट्स, मतलब ये आपके पास में ये 30 सेट्स दिए हैं, A1 A2 एंड सो ऑन 30, ये 30 सेट्स हैं और हर एक सेट में कितने हैं 5 एलिमेंट है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, बस एक बार समझने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो टोटल कितने होंगे, 30 सेट है, हर एक में 5 है, तो इनमें हमारे पास में 150 एलिमेंट्स हैं। 150 कब मिलेंगे, जब मैं इन सब का यूनियन करूँगा। ठीक है, यानी ये मेरे पास में अगर मैं इन सब का यूनियन करूँगा और इन सब को अगर मैं यूनियन करके लिखूँगा तो एक एलिमेंट सेट में अगर 5 है तो ऐसे मेरे पास 30 सेट हैं, तो उनमें टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 150 आएंगे। ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर दूसरा क्या बोला है, ऐसे ही मेरे पास एक और सेट है बी, लाइक B1 B2 एंड सो ऑन Bn, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट एक के साथ है। तो 3 एलिमेंट अगर एक के साथ है और यहाँ का अगर अपन टोटल करें तो मेरे पास में सेट है n और हर एक में 3 एलिमेंट है। इसका मतलब ये कितना आना चाहिए 3n आना चाहिए। तो 3n अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया i इक्वल टू 1 to 30 bi, ये अपने को पता चल गया। ठीक है, तो पहले अपन ने इनका इंडिविजुअल वैल्यू तो निकाल लिया। अब क्या पूछा है, अब देखो
अब पूछा इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंगिंग टू द एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस देन वैल्यू ऑफ एन। तो इस रिलेशनशिप को आप समझो, कैसे समझो कि अब मुझे अगर ऐसा बोला गया है कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एस, देखो मैंने क्या किया, एक सेट बनाया है एस, और वो एस जो सेट बनाया है वो इन्हीं यूनियन में से एलिमेंट को फेच कर करके बनाया। तो फेच कर करके अगर मैंने एलिमेंट बनाए होंगे तो कैसे बनाए होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे बनाए होंगे कि 10 एलिमेंट्स तो मैंने ले लिए ए आई से, समझना इस चीज़ को, 10 एलिमेंट्स तो मैंने ले लिए ए आई से और 9 एलिमेंट्स ले लिए मैंने बी जी से। तब जाके इसमें जितने एलिमेंट बने उतने ही इसमें बने, और तब जाके ये दोनों बराबर हो गए और ये एस के बराबर हो गए। अरे देखो पर्टिकुलर ए में तो हमें पता है 5 एलिमेंट है, अब सबका हमने यूनियन कर दिया, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया ये जो वर्स्ट वाला ए सेट है ना, इसमें 150 एलिमेंट है। ऐसे ये जो बी है ये इतना बड़ा सेट है कि इसमें 3n एलिमेंट्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से 10 एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें से मैंने 10 एलिमेंट ले लिए और इसमें से मैंने 9 एलिमेंट ले लिए, और उसके बाद में मैं जब सेट बना रहा हूँ इस कंडीशन में तो वो मेरे लिए बराबर बन रहा है। तो अपन सिंपल सा क्या बोलेंगे कि यहाँ से अगर आप 10 ले रहे हो तो टोटल कितने, तो टोटल तो 150 है, और यहाँ से अगर आप 9 ले रहे हो तो यहाँ से टोटल कितने 3n। अरे ये इसका टोटल और ये इसका टोटल बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर कितना आएगा, आप यहाँ से सॉल्व करके बताओ फटाफट। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो एक मिनट रुकना, सॉरी रिवर्स लिख दिया मैंने, एक वेट, सॉरी। तो इसने जो बोला है इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ के 10 एलिमेंट लेके इसके बराबर करने हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट ऐसा आएगा, और इसके 9 एलिमेंट लेके इसके बराबर करने हैं तो ये 9 ऐसा आएगा, सॉरी वो रिवर्स लिख दिया मैंने। तो दिस इज 9 इंटू दिस एंड दिस इज 10 इंटू दिस। चलो अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो इस जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये इसको कैंसिल आउट कर दो, यानी कितना आ जाएगा 45, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अरे बहुत सिंपल सा था। पहले आपको क्या करना है, जितने एलिमेंट्स बनेंगे उस एक सेट में वो निकाल लिए, इसमें जितने सेट बनेंगे वो निकाल लिए। अब इसमें से 10 निकाल के इसके बराबर कर रहे हो और इसमें से 9 निकाल के इसके बराबर कर रहे हो। अरे यही तो ये रिलेशन बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एस बिलोंगिंग टू द एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस, तो मतलब ए के लिए बी रेस्पॉन्सिबल है, बी के लिए ए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि अब देखो यहाँ से जितने एलिमेंट निकाले उतने ही यहाँ से निकल रहे हैं, तभी तो जाके एस बन रहा है, पर कितने वो नहीं पता। तो इसमें तो पता है हमें, लेकिन इसमें n नहीं पता, तो उसीलिए हमने यहाँ पे इस टोटल को n की फॉर्म में लिख रखा है। तो यहाँ से हम जब इसको रिवर्सली सॉल्व करेंगे तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो 45 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में निमसेट में 2 बार पूछा जा चुका है। चलो तो इन ए टाउन ऑफ 10,000 families, it was found that 40% family buy newspaper A, 20% buy newspaper B, and the 10% families ने ठीक है 5% A and B, 3% B and C, and 4% if 2% family buy all, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, बस इसमें क्या करना है, अब आपको परसेंटेज वाइज सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है, तो कर लो कैलकुलेट। जैसे अब आपको टोटल कितना दिया है 10,000 दिया है, तो ये मेरे पास जो 10,000 है ये किसका है, in a town of 10,000 family it was found that 40% family buy newspaper of A। ओके तो इसको 1 बाय 1 आप अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या क्या आएगा, टोटल फैमिलीज आपको दिया कितना 10,000, वो तो एक बार अपन रख लेते हैं, 1 बाय 1 बाकी सब निकालते हैं। देखो अब ये सब निकालना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। देखो एन ए एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, तो वो 40% किसका है 10,000 का, तो 40% अगर आप 10,000 का निकालोगे तो कितना आएगा 4,000। अब मैं सीधा लिख दूं, बाकी 20% निकालोगे तो 2,000, 10% निकालोगे तो 1,000, तो ये तो हमारे पास ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, कितना दे रखा है 5%, तो 5% कितना होगा 500, और बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो बी इंटरसेक्शन सी आपको कितना दे रखा है 3%, तो ये 300 हो जाएगा। और ए एंड सी, ए एंड से आपको अगर 4% दे रखा है तो ये आपका 400 हो जाएगा। और तीनों वाले जो रिजल्ट हमें दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 2%, तो यानी 200 हो जाएगा। इतना निकाल लिया। अब हमें
जो सॉल्व करना है हम उसकी सोचते हैं। देखो इतना अगर हमें पता चल गया तो अब इन सब की हेल्प से अपन क्या निकाल लेंगे, इससे हमें यूनियन पता चल जाएगा। तो पहले ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लूँ, तो देखो क्या आएगा 4000 6000 7000, तो ये तो 7000 आ ही गया। माइनस, अब दो दो को सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये कितना आएगा 5 और 4 9 3 12, दिस इज 1200 और प्लस 200, ठीक है। तो इसमें से 1000 यानी 6000 आएगा, ठीक है। तो 6000 हमारे पास यूनियन आ गया। अब क्या बोला उसने, अब मुद्दे की बात करते हैं। देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली। अब जब आपको सिर्फ ए चाहिए, तो देखो सिर्फ ए चाहिए, तो अभी भी फॉर्मूला बताया तो उसमें क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए आपको, बाकी चाहिए ही नहीं, तो आपको सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चाहिए तो इसी का फॉर्मूला क्या बताया था कि ए को रख लो, उसके बाद में अब क्या करना है, पहले बी को बाहर करना और फिर सी को बाहर करना है। तो ए के साथ में अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी क्वांटिटीज भी निकालनी पड़ेगी यार, ठीक है। या इसको मैं वेन डायग्राम से सीधा से ही कर दूं क्या, अब इतना जब समझ में आ गया, क्योंकि ये इंडिविजुअल क्वांटिटी या तो निकाल लो आप, क्योंकि अभी निकली नहीं पड़ी है, या फिर मैं वेन डायग्राम बना के इसको सीधा ही कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो क्योंकि क्वांटिटी अब सब है मेरे पास में, रिजल्ट सारे निकल चुके हैं, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आनी यहाँ पे। देखो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसको क्या चाहिए, बाय ए ओनली, सिर्फ इसको ये वाला पोर्शन चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन चाहिए। तो देखो ए के एलिमेंट्स हमें पता कितने हैं 4000 है। देखो मैं एक बार क्वांटिटी लिख रहा हूँ, एक बार देखना, ये मेरे पास 4000 है। ए एंड बी कितने हैं, तो ए एंड बी मेरे पास है 500, तो ये मेरे पास कितना है 500 है। ए एंड सी कितना है, तो ए एंड सी मेरे पास में 400 है। और तीनों वाला कितना है, तो तीनों वाला मेरे पास है 200। तो अब कर लें, अरे अब तो पता चल गया हमें। तो अब अगर अपन निकालेंगे तो देखो ये 500 है, ये 200 है, तो ये अकेला कितना आ जाएगा 300। ये अगर 400 है तो 400 में से 200 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 200। अरे बताओ, डाउट है क्या इसमें, चीज़ें समझ आ रही हैं। तो अब आपको जो कंटेंट चाहिए वो सीधा सीधा अपन कैसे निकाल लेंगे, सीधा सीधा ऐसे निकाल लेंगे। इसकी तो खैर नीड ही नहीं थी, मैंने ऐसे ही निकाल दिया इसको। तो अगर आपको सिर्फ ओनली ए चाहिए, अगर आपको ओनली ए चाहिए तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे कि सबसे पहले 4000 ले लो। अब उस 4000 में से 500 200 और देखो ये सॉरी नॉट 500 सॉरी, हमें ये पोर्शन घटाना है, तो एक तो 300 घटा दो, एक ये तीनों वाला 200 घटा दो, और एक ये दोनों वाला 200 घटा दो। ये अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4000 माइनस ये कितना आ गया 700, तो ये कितना आ जाएगा 3300, दैट इज इट, ठीक है। बाकी यहाँ पे मुझे वो क्वांटिटी निकालनी तो पड़ेगी ना। अरे मैं ये फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ जो आपको बताया है, मैं घटा उन तीनों को ही रहा हूँ, बट वेन डायग्राम से पहले मैंने उन्हें इंडिविजुअल का वैल्यू निकाला है, क्योंकि मुझे ये 400 पता है, ये मुझे 500 पता है। तो इस 500 को 200 में से घटाओगे तभी तो 300 आएगा, और ऐसे ही 400 में से 200 घटाओगे तब ये 200 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये वाले पोर्शन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इन तीनों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो बस इसका वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 3300। ओके नेक्स्ट। तो आपको x दिया और y दिया, फिर आपको पूछा कि बताओ इसमें से कौन क्या सही है, ठीक है। तो देखो y तो सीधा सीधा पढ़े, अगर मैं y की बात करता हूं तो पहले मैं y को देख लेता हूं। तो y मेरे पास कितना है 49 टाइम n माइनस का 1, जहां पे आपका n बिलोंगिंग टू n है। मतलब अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो दिस इज ए n मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 रखोगे तो यहाँ पे यानी 0 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 49 का ट्वाइस 98 आएगा एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास y पता चल गया। अब अपन x की बात करते हैं। तो अगर अपन x को सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, सबसे आसान है या तो इसको बाइनोमियल से सॉल्व कर लो, अगर आप बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हो तो, नहीं तो चलो कैलकुलेशन बाइनोमियल में ज़्यादा है तो अपन क्या करते हैं डायरेक्ट एन का वैल्यू रख के और 1 बाई 1 एक्स को निकाल लेते हैं। देखो एन मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले मैं 1 रखूंगा, तो 1 रखूंगा, दिस इज 8 माइनस का 7 माइनस का 1, यही आएगा। 1 रखूंगा तो इसका मतलब सबसे पहला एलिमेंट मेरा बनेगा 0। फिर n का वैल्यू मैं क्या रखूंगा 1 रख दिया, अब 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये 64 आएगा, और यहाँ पे ये 15, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, तो ये आपके पास में 49 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला,
तो जब आप अगला करोगे तो इसका मतलब 8 का वैल्यू कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो 8 का पावर 3 करो कितना होता है, 512 होता है ना। 8 का पावर 3 तो 512 हो गया, ये इसमें से 22 घटा दो, तो इसमें से 22 घटाओ कितना आ रहा है, 490, 490 आएगा ना। हाँ, तो ये आपके पास 490 आएगा, ये लो। तो देखो इसको अगर आप बोर्ड से देख रहे हो, समझो इस चीज़ को, तो अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ये सिर्फ 49 के मल्टीपल आ रहे हैं। देखो 0, 49, 490 और लिखोगे तो 490 का ही कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। नहीं, ये आपका एक नंबर है जो सिर्फ 49 के मल्टीपल को बता रहा है, और ये यहाँ पे 49 के मल्टीपल तो आ ही रहे हैं, साथ में एडिशनल भी आ रहे हैं। तो इसमें बड़ा कौन, अरे वही बड़ा है ना, इसका मतलब x क्या बन जाएगा, y का सबसेट बन जाएगा, दैट इज योर रिजल्ट। अरे आपको यही तो बताना है कौन क्या है, बराबर तो मर ही ना हो ये, क्योंकि आपको तो खुद ही, अगर आपने ये 3 एलिमेंट निकाले तो इन 3 एलिमेंट से इतना आपको श्योर हो जाएगा कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। बट इसमें जो एलिमेंट ये 490 यहाँ है, तो 490 तो यहाँ पे भी आएगा। जब आप n का वैल्यू क्या रखोगे, 11 रखोगे, तो जैसे n का वैल्यू 11 रखोगे 490 तो यहाँ पे भी बन जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन x में जो आ रहा है वो सब y में ऑलरेडी आ चुके होंगे, इसीलिए x हमारा क्या बन गया, सबसेट बन गया y का। ठीक है, नेक्स्ट। तो x आपको कितना दिया है, 1 2 3 4 5, और फिर क्या बोला, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट। देखो ये चीज़ें तो अपन खैर कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस तो मैं आपको पीएनसी में भी करवा चुका हूँ, एक बार वापस से देख लो। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, याद है ना आपको अपन ने किस तरह से किया था इसको, कि ये मेरा क्या है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब ये चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं 2 सबसेट ले रहा हूँ एक्स के, एक वाई और एक जेड, इस तरह से ले रहा हूँ कि दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे मेरा z आएगा, और ये यूनिवर्सल सेट में किसको बोल रहा हूँ, ये मैं x को बोल रहा हूँ। तो अब मैं कितने तरीके से सेट बना सकता हूँ, तो अपन कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए मैंने 1 लिया, तो 1 को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, और हो सकता हूँ दोनों में ही ना रखूँ। तो एक एलिमेंट के लिए कितनी चांस है आपके पास, 3, तो ऐसे टोटल कितने हैं, 5, तो द आंसर इज 3⁵5। ये चीज़ अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन में पहले भी पढ़ रखी है, तो होप सो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल से क्या बोला है कि इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, every student reads 5 newspaper and every newspaper is read by 60 student, then the number of newspapers। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हमें नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं कि लेट जो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हमारे पास में है वो x है, कि वो तो पता नहीं है। ठीक है, और एवरी स्टूडेंट्स रीड 1 न्यूज़पेपर। ठीक है, तो टोटल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ कितने आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास में आ जाएंगे x इंटू 60, यानी 60x। अरे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर अगर x है और न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 6 to 8 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट आपके पास आ गया 60x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। और फिर क्या बोल रहा है, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर। अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से मिले हैं, तो अब मुझे क्या बोला है, एवरी स्टूडेंट अगर 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब मेरे पास में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये मेरे पास जो 60x आया है, ये नंबर ऑफ वो स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। और अब यहां से क्या बोला है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स वो रीड न्यूज़पेपर, और उसमें क्या बोला है 5 न्यूज़पेपर, एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो यानी 60x/5 करूंगा तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे एग्जैक्ट स्टूडेंट मिल जाएंगे जो किसके बराबर दे रखे हैं, जो 300 के बराबर दे रखे हैं। यानी यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट ही काट दो, यहाँ से ये चला गया तो 25 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इधर उधर करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। 13, देखो सर 13 में क्या बोला है, A and B be 2 sets containing 2 and 3 एलिमेंट्स। मतलब मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आपको दिए गए हैं 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आपको दिए गए हैं 4। ठीक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो सबसे पहले अगर अपन A क्रॉस B करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 इंटू 4 यानी 8, यानी वो हमें समझ में आ गया कि उसमें क्या आएंगे, टोटल 8 सबसेट्स, मतलब 8 एलिमेंट्स आएंगे।
ठीक है। अब जो 8 एलिमेंट्स आएंगे उसको लेके अगर मुझसे ये पूछा जाता था कितने टोटल सबसेट्स बनेंगे, तो आंसर 2⁸ हो जाता। पर इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा लेने हैं। तो अब 3 या 3 से ज़्यादा लेने हैं तो इसका मतलब 8 में से मैं मिनिमम कितने चाह रहा हूँ, अरे 8 में से मिनिमम 3 चाह रहा हूँ, तो मुझे 3 ले सकता हूँ या मैं 4 ले सकता हूँ, ऐसे चलते चलते मैं सारे भी ले सकता हूँ। अरे ये भी तो 2⁻n ऐसे ही बनता है। तो लेकिन इसने अब कंडीशन क्या दे दी कि अब जो मैं एलिमेंट लूंगा या तो 3 लूंगा या 3 से ज़्यादा लूंगा। तो अब इसको अपन क्या लिखेंगे, 8C 0 से बैलेंस करके पूरा लिख देते हैं। अब जो नहीं है वो क्या नहीं है इसमें, 8C 0 नहीं है, 8C 1 नहीं है और 8C 2 नहीं है, इसको घटा देते हैं। तो ये तो बन गया 2⁸8 अब, और माइनस दिस इज 1 + 8, यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, एक 1 आएगा, अगला 8 आएगा और अगले को 20, इसको सॉल्व करोगे तो 8 × 7 यानी 28 आएगा। ये लो, तो इसको, तो ये तो देखो वो सिंपल से। अगर आपको क्या पूछा गया, आपको यहाँ पे ये पूछा है कि A and B be two sets such that n A × B is equal to 6 if 3 elements of A × B are, अगर आपको A × B के 3 एलिमेंट्स दे दिए, मतलब आपको बोला है कि जो A × B आएगा वो ऐसा आएगा 3,2 7,5 और 8,5, ये अगर मुझे दे दिया तो देखो इसको अगर अपन गौर से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे अजम्पशन के तौर पे ऐसे समझ सकता हूँ ना कि मैं पहले पहले एलिमेंट को एक सेट में निकाल देता हूँ और दूसरे दूसरे को मैं एक सेट में निकाल देता हूँ। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 बन जाएगा, तो मुझे 6 ही तो चाहिए। तो इसका मतलब ये मेरा A बन जाएगा, ये मेरा B बन जाएगा, फिर तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है ना। ये तो सिंपल सी थ्योरी है जो अपन पढ़ के आए हैं। तो बताओ इसमें थोड़ी किसी को दिक्कत है। ठीक है, तो